हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एईसी के अपने पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर 1 के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने एईसी यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के तहत ऑप्ट किया है अपना पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज, ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये हमारी गन शॉट क्लास है और आप सभी को पता है कि हमारी गन शॉट क्लास के अंदर हम यूनिट वाइज उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो हम यूनिट वाइज हर एक टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए ले सकता है वो है व्हाट इज एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट होता क्या है, ये पर्यावरण है क्या। तो एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कंडीशंस दैट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवन को प्रभावित करने वाली मानव निर्मित और प्राकृतिक जितनी भी परिस्थितियां होती है, उन सभी परिस्थितियों के समूह को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। तो जीवन को प्रभावित करने वाली, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उन सभी परिस्थितियों के समूह को पर्यावरण कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन सराउंडिंग। इसके अंदर वायु शामिल होती है, पानी शामिल होता है, जमीन शामिल होती है, पादप शामिल होते हैं, जानवर शामिल होते हैं और मानव का जितना भी परिवेश है वो सभी पर्यावरण के अंदर काउंट किया जाता है। एनवायरनमेंट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के विकास और हमारे जीवन के बने रहने के लिए एनवायरनमेंट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। तो हमारा सर्वाइवल बना रहे, हमारा अस्तित्व बना रहे और हमारा विकास भी हो, इसमें एनवायरनमेंट एक बहुत ही क्रूशियल रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर। तो ये धरती है और धरती को चारों तरफ से गैसों की एक परत ने घेर रखा है। ठीक है, 1600 किलोमीटर तक एक गैस की परत है जिसने धरती को क्या कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है। और इसी गैस की परत को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इसमें कौन-कौन सी गैसेज़ होती है? मेन गैस की अगर बात करें तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। इसके अलावा भी कुछ गैसेज़ होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़। और एटमॉस्फेयर का हमारे लिए महत्व क्यों है? क्योंकि जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनको एटमॉस्फेयर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और हमारे तक पहुँचने ही नहीं देता, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। अदरवाइज़ हम सबको पता है कि अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे जीवन के लिए कितनी घातक होती है। उन अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स द ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सच एज़ ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। तो हमारी धरती के ऊपर जितने भी रूपों के अंदर पानी अवेलेबल है, चाहे वो हमारे सागर हों, महासागर हों, चाहे वो हमारी नदियाँ हों, चाहे वो हमारी झीलें हों, चाहे हमारा भूमिगत जल हो, उन सभी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। इट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ। तो हमारी धरती का जो 71% हिस्सा है वो तो जलमंडल ही है। एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। और हमारे जीवन के हर चरण में, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारी कृषि हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, हर जगह बिना पानी के हम नहीं रह सकते। तो पानी जो होता है, वाटर प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लिथोस्फीयर। थल मंडल की व्याख्या कीजिए। थल मंडल क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक, सॉइल्स एंड मिनरल्स। अब देखो, जो धरती की बाहरी परत है, जिसके अंदर चट्टानें हैं, जिसके अंदर जमीन है, जिसके अंदर मिनरल्स है, यानी अ, आपके खनिज पदार्थ वगैरह शामिल हैं, वो सभी लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। अब हम कहाँ पे रहते हैं? हम लिथोस्फीयर में ही तो रहते हैं। हमारे सेटलमेंट यानी हम कहाँ पर बसे हुए हैं, हमारा निवास कहाँ पर है? लिथोस्फीयर में ही है। और हमें कृषि भी कहाँ करते हैं? लिथोस्फीयर में ही करते हैं। तो हमारा जो जीवन एग्ज़िस्ट करता है, हम जहाँ पर रहते हैं, हम जहाँ पर कृषि करते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं, वो कहाँ पे होता है? लिथोस्फीयर ही होता है। यहाँ पर चट्टानें हैं, यहाँ पर ज़मीन है और यहाँ पर मिनरल्स यानी खनिज संपदाएँ आपको प्राप्त होती है। इट इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज़। और हाँ, ये लिथोस्फीयर जो है, इसमें आपको प्राकृतिक संसाधन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मिलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ये जीवमंडल पृथ्वी का वो भाग होता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट यानी जीवन पाया जाता है। तो जीवन धरती पर जहाँ पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल में कौन शामिल होगा? वो सभी जीवित जंतु जैसे प्लांट्स हमारे शामिल हो गए, एनिमल्स इसमें शामिल हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू द फूड चेन्स एंड साइकिल्स। अब देखो बायोस्फीयर का काम क्या है? बायोस्फीयर क्या काम करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है, यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाने का काम करता है। ये फूड चेन के माध्यम से, फूड वेब वेब के माध्यम से बायोस्फीयर क्या करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? भैया एनवायरमेंटल स्टडीज हम पढ़े क्यों? क्या क्षेत्र है इसका? तो एनवायरमेंटल स्टडीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड नेचर। पर्यावरण का जब अध्ययन करते हो तो आपको समझने में मनुष्य और इस प्रकृति के बीच के संबंधों को समझने में हमें मदद मिलती है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और जो पर्यावरण से रिलेटेड क्या-क्या समस्याएं हो सकती है उनके बारे में भी जागरूकता हमारे पास किससे आती है? पर्यावरण अध्ययन से यानी एनवायरमेंटल स्टडीज से आती है। इट सपोर्ट्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल स्टडीज ही है यानी पर्यावरण का अध्ययन करने के बाद ही हम पर्यावरण कंजर्वेशन के बारे में यानी पर्यावरण संरक्षण के बारे में और एक सतत विकास की अवधारणा के बारे में सोचते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का बहुत महत्व है हमारे जीवन के अंदर। पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी समस्या समझना, पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जाए और सतत विकास किस तरीके से किया जाए, इन सबको समझने के लिए पर्यावरण अध्ययन का होना बेहद ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सस्टेनेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सस्टेनेबिलिटी मींस यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट द फ्यूचर जनरेशंस कैन आल्सो यूज देम। वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, हमारे पास कोयला अवेलेबल है, हमारे पास खनिज संपदा अवेलेबल है, हमारे पास पानी अवेलेबल है, लेकिन इन नेचुरल रिसोर्सेज का हम जब यूज करें तो बड़े ही केयरफुल वे में इनका यूज करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि इनका हम यूज कर ले और आने वाली जनरेशन तक ये चीजें पहुंचे ही नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज किया जाना कि वो हमारे भी काम आ जाए और वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। इट फोकसेस ऑन कंजर्वेशन एंड मिनिमम वेस्ट। अब सस्टेनेबिलिटी का उद्देश्य क्या है? किस पे फोकस करती है? एक तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उनको संरक्षित रखें और वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम करें, है ना? हम कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, जल बचाएं। तो जल क्यों बचाएं? ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो मिलता रहे। तो जल हमारा नेचुरल रिसोर्स ही तो है। इट एंश्योर्स द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम सस्टेनेबिलिटी रखेंगे तो ये सुनिश्चित करेगा लंबे समय तक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या होता है? तो देखो, एक ब्रुकलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, ये आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है कि ब्रुकलैंड रिपोर्ट ने क्या कहा था। ब्रुकलैंड रिपोर्ट ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड। सतत विकास का मतलब ये है कि भैया हम प्रेजेंट की अपनी आवश्यकताओं को पूरा तो करें, लेकिन विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड, भविष्य की आवश्यकताओं को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना। यानी प्राकृतिक संसाधनों का हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वर्तमान में वो हमारे काम तो आए ही आए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग कर पाए। जैसे पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया आपका, जल हो गया आपका, है ना? इस तरीके की चीज़ें आगे आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए और हमारे भी काम आए। उसी को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इट बैलेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो एक तो आपका आर्थिक विकास होगा और एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। इट वाज़ डिफाइंड इन द ब्रुकलिन रिपोर्ट 1987। 1987 की ब्रुकलिन रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ एनवायरनमेंट इंपोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ? मनुष्य जीवन के लिए एनवायरनमेंट क्यों उपयोगी होता है? तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द एयर, वाटर, फूड, शेल्टर नेसेसरी फॉर लाइफ। हमारे जीवन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? हमारे चीज़ों के लिए हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है और आश्रय स्थल ज़रूरी है, यानी आवास प्रदान करना। और ये सारा काम कौन करता है? एनवायरनमेंट करता है। इट सपोर्ट्स हेल्थ एंड सर्वाइवल। हमारे स्वास्थ्य को और हमारे अस्तित्व को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? एनवायरनमेंट करता है। ए हेल्दी एनवायरनमेंट एंश्योर द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जितना बढ़िया आपका एनवायरनमेंट होगा, जितना स्वच्छ आपका एनवायरनमेंट होगा, जितना स्वच्छ आपका पर्यावरण होगा, उतना ही जीवन की गुणवत्ता आपकी बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन? पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना और उनको संरक्षित रखना ही एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कहलाता है। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन।
ये प्रदूषण और शरण को रोकता है, ठीक है? प्रदूषण और शरण को रोकता है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ह्रास को रोकता है और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को रोकने का काम करता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इट एंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ही किस चीज को सुनिश्चित करता है? सतत चीजों के या प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने का काम भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द एनवायरमेंटल प्ले इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरमेंट का रोल कहाँ से आता है? तो एनवायरमेंट प्रोवाइड द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। हमारे विकास के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो कौन अवेलेबल करवाता है? एनवायरमेंट। तो प्रॉपर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंश्योर सस्टेनेबिलिटी। इसी तरीके से अगर हम सही तरीके से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करते हैं, यानी प्राकृतिक प्रबंधन या पर्यावरण प्रबंधन अगर हम सुनिश्चित तरीके से करते हैं, तो हमारी सस्टेनेबिलिटी यानी सततता को लेकर के सुनिश्चितता आ जाती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। और लंबे समय तक अगर आपको विकास चाहिए, तो उसके लिए आपको पर्यावरण संरक्षण करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस? पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है? तो इकोलॉजिकल बैलेंस रेफर्स टू द स्टेबल इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो हमारे पर्यावरण के अंदर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उन दोनों के बीच में जो संतुलन बनाए रखने का काम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंटरेक्शन, जो संतुलन बनाने का काम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। इट एंश्योर सर्वाइवल ऑफ ऑल स्पीशीज। और ये इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा तो जितनी भी प्रजातियां हैं वो सभी क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी, उनका अस्तित्व रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन डिस्टर्ब दिस बैलेंस। लेकिन इस इकोलॉजिकल बैलेंस को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो कौन बजाते हैं? मानवीय गतिविधियां इस इकोलॉजिकल बैलेंस को, इस पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट यूनिट में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इकोसिस्टम। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? ये पारितंत्र क्या होता है? तो एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो देखो, पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? एक फंक्शनल यूनिट है, एक क्रियात्मक इकाई है प्रकृति की, जहां पर जीवित और निर्जीव घटक जो होते हैं वो आपस के अंदर क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो एक इकोसिस्टम वो क्रियात्मक इकाई हो गई जहां पर जीवित और निर्जीव दोनों ही घटक आपस के अंदर क्रिया करते हैं। अब इनमें कौन क्या क्या शामिल हो गया? इनमें प्लांट्स शामिल हो गए, एनिमल्स शामिल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव शामिल हो गए, एयर यानी हवा शामिल हो गई, वाटर पानी शामिल हो गया और सोइल शामिल हो गई। तो ये सभी के सभी इकोसिस्टम में शामिल होते हैं। एंड एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑकर विद इन एन इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम के अंदर ही क्या होता है? इस इकोसिस्टम के अंदर ही एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा प्रवाह होता है और इसी इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल यानी पोषक तत्व जो होते हैं उनको सर्कुलर वे के अंदर चलना भी इस इकोसिस्टम में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने ये अवधारणा दी थी पारितंत्र की? द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय सर आर्थर टैंसले, द ब्रिटिश बॉटनिस्ट, इन 1935। तो 1935 के अंदर एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे सर आर्थर टैंसले। पहली बार पारितंत्र के बारे में उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। तो पहली बार पारितंत्र या इकोसिस्टम का कंसेप्ट किसने दिया था? सर आर्थर टैंसले ने दिया था 1935 में। ही डिफाइंड इट एज ए सिस्टम इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, ही डिफाइंड इट एज ए सिस्टम इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स। अब जब सर आर्थर टैंसली ने 1935 में इको सिस्टम का कंसेप्ट दिया तो उन्होंने कहा कि जीवों और भौतिक कारकों के संयुक्त तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? ये इकोसिस्टम कहते हैं। हिज कंसेप्ट इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और आधुनिक जो परिस्थिति है उसका बेस किसको माना जाता है? उसका बेस इस इकोसिस्टम को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? जैविक घटक कौन-कौन से हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि इस इकोसिस्टम के अंदर, इस पारितंत्र के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम कहा जाता है। इनमें प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स यानी जो खाना बनाते हैं, कंज्यूमर्स यानी जो उसका उपभोग करते हैं, डिकम्पोजर्स यानी अपघटक जो वापस उसको मिट्टी में मिला देते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। और ये जितने भी बायोटिक घटक हैं इन्हीं के माध्यम से फूड प्रोडक्शन भी होता है और ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम?
इकोसिस्टम के अजैविक घटक कौन से हैं? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट, टेम्परेचर। तो ये जितने भी एबायोटिक चीजें, जितनी भी निर्जीव चीजें जिन्हें आप कहते हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सोइल हो, सनलाइट हो या टेम्परेचर हो, ये सभी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये सभी अजैविक घटक कहे जाते हैं हमारे इकोसिस्टम के। दे इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारा जीवन रहेगा कि नहीं, हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं, वो क्या करेगा? इन अजैविक घटकों पर भी निर्भर करता है। दीज कंपोनेंट्स कंट्रोल इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। और किसी पारितंत्र के अंदर, किसी इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, उनके अंदर उत्पादकता होगी कि नहीं होगी, वो किस पर निर्भर करता है? इन्हीं एबायोटिक कंपोनेंट्स पर करता है। नेक्स्ट है, हु आर द प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर उत्पादक कौन होता है? उत्पादक यानी खाना कौन बनाता है? तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर हम सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स एंड द एल्गी आर द प्रिपेयर्ड फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स है, जो हमारे हरे पेड़ होते हैं, और एल्गी यानी शैवाल जो होते हैं, वो खाना बनाते हैं। और खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम में, यानी सूर्य की किरणों से वो क्रिया करके वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ये ध्यान रखना है आपको कि पेड़ पौधे या एल्गी क्या करता है? सोलर एनर्जी यानी सूर्य की जो ऊर्जा होती है ना, उसको किसमें टर्न कर देते हैं? केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोड्यूसर्स फॉर्म द बेस ऑफ फूड चेन। और ये प्रोड्यूसर्स ही होते हैं जो खाना बनाते हैं, जो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और ये प्रोड्यूसर्स ही होते हैं जो किसी भी फूड चेन यानी किसी भी खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर्स तो हमने देख लिया, जो खाना बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और कंज्यूमर्स कौन होते हैं? उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर फूड। जो अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके कंज्यूमर्स होते हैं। दे इंक्लूड हर्बीवोरस। अब चाहे वो शाकाहारी प्राणी हो, चाहे वो कार्निवोरस, चाहे वो मांसाहारी प्राणी हो, चाहे वो ओमनिवोरस, चाहे वो सर्वाहारी प्राणी हो, इन सभी को क्या कहते हैं? हम कंज्यूमर्स कहते हैं। तो खाना बनाने वाले कौन थे? पेड़ पौधे और एल्गी थे। लेकिन उनको खाएगा कौन? या तो शाकाहारी प्राणी खाएंगे। शाकाहारी प्राणियों को कौन खाएगा? कार्निवोरस मांसाहारी प्राणी खाएंगे। और फिर ओमनिवोरस जो सर्वाहारी यानी मांस भी खाते हैं और अ, घास-फूस भी खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो कंज्यूमर्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर। और ये कंज्यूमर्स ही होते हैं, ये उपभोक्ता ही होते हैं जो ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर। अब घटक क्या होते हैं? ये अब घटक का क्या रोल होता है? तो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो देखो, कोई एनिमल की जब मृत्यु हो जाती है या कोई प्लांट जब मर जाता है, तो उस प्लांट को छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर बाँटने का काम कौन करता है? अपघटक करते हैं। दे रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और फिर वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट करके, बिल्कुल बेहद ही बारीक टुकड़े करके ये उसको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट वापस कहाँ आ जाते हैं? सॉइल के अंदर आ जाते हैं। तो डिकम्पोज़र हेल्प टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल। इसीलिए इन अपघटकों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इनके माध्यम से ही पोषक चक्र जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी फ्लो क्या होता है। तो एनर्जी फ्लो इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू द प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स। अब क्या होता है? देखो, खाना कौन बनाता है? खाना कौन बनाएगा? पेड़ पौधे बनाएंगे। तो सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है ना? सूरज से हमें एनर्जी मिली। एनर्जी फिर किसके पास है? प्रोड्यूसर्स के पास है। और फिर प्रोड्यूसर्स को किसने खाया? कंज्यूमर्स ने खाया। तो इस तरीके से ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लो कहते हैं। इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। अब ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो एक स्तरीय ही होता है, ठीक है? यानी सूरज से ऊर्जा प्रोड्यूसर ही लेंगे और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर ही लेंगे। यहाँ से बैक नहीं आएगी ऊर्जा, कंज्यूमर से नहीं लेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से सन नहीं लेगा, है ना? तो इसका एक दिशीय दिशा एक ही होती है। एनर्जी डिक्रीजेज एट द हायर ट्रॉपिकल लेवल। और जैसे-जैसे स्तर बढ़ता जाता है, ऊर्जा का प्रवाह भी उतना ही कम होता जाता है, ठीक है? स्टेट द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो एनर्जी ट्रांसफर का 10% लॉ है, उसको समझाइए। द 10% लॉ ऑफ स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो एनर्जी फ्लो का जो नियम है, 10% का नियम ये कहता है कि भैया प्रोड्यूसर्स ने जो एनर्जी ली, जब वो अगले स्तर तक जाएगी तो उसका केवल 10% ही आगे की तरफ जाएगा। द रिमेनिंग एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो हीट के रूप में खत्म हो जाएगी। दिस लॉ वाज गिवन बाय रीमंड
लिंडमैन, और रिमंड लिंडमैन ने इस नियम को दिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप डिटेल में समझिएगा कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने सूरज से एनर्जी ली, मानो उन्होंने 100% सूरज से एनर्जी ली। अब मान लो उन जो यहाँ पे प्लांट्स ही हो गए ना आपके प्रोड्यूसर्स, और एल्गी हो गए। प्लांट ने 100% एनर्जी ली, लेकिन इन प्लांट को मान लो किसी डियर ने खाया, किसी हिरण ने खाया, तो उस तक 100 में से केवल 10% एनर्जी पहुंचेगी। और 10% लेने के बाद में जब आगे सपोज डियर को कोई लॉयन वगैरह खाएगा, तो उस तक 1% एनर्जी ही पहुंचेगी। तो इस तरीके से इसी को 10% लॉ कहते हैं हम किसका? लिंडमैन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फूड चेन? ये फूड चेन क्या होती है? ए फूड चेन इज अ लाइनर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग द एनर्जी ट्रांसफर। खाद्य श्रृंखला जो होती है एक जीवों की सीधी क्रमिक श्रृंखला होती है, जिसमें आप क्या देखते हो कि किस तरीके से एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। इट स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर। अब ये शुरू कहाँ से होती है? उत्पादक के साथ में होती है। एंड्स विद द डिकम्पोजर। और अंत कहाँ होता है इसका? डिकम्पोजर के साथ में होता है। ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन फॉर फूड। और हर जो प्राणी है वो दूसरे पर निर्भर होता है अपने खाने के लिए। तो फूड चेन का क्वेश्चन आपको याद करना है, 100% आ सकता है। मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। ये देखिए, ये फूड चेन है। सबसे पहले हमारे पास क्या था? सूरज। सूरज से रोशनी से खाना बनाया किसने? हमारे प्लांट्स ने बनाया। प्लांट्स को किसने खाया? इस ग्रासहोफर ने खा लिया। ग्रासहोफर को किसने खाया? रैट ने खा लिया। रैट को ने खाने के बाद रैट को किसने खाया? स्नेक ने खा लिया। और स्नेक को खाने के बाद में स्नेक को किसने खाया? इस ईगल ने खा लिया। और फिर ईगल क्या हो गया? डेड हो गया। और डेड होने के बाद जो डीकम्पोज़र हमारे थे, है ना? जो डीकम्पोज़र हमारे थे उन्होंने क्या करा? इस मरे हुए चील का या मरे हुए ईगल को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा और वापस अंदर इसमें ज़मीन के अंदर मिल गया, और न्यूट्रिएंट्स जो थे वो वापस ज़मीन के अंदर पहुँच गए। तो इसी को हम फूड चेन कहते हैं, जहाँ पर एनर्जी फ्लो एक दिशा के अंदर ही आगे से आगे की तरफ चलता है। ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज़ फूड वेब? अब फूड वेब क्या होती है? ठीक है, थोड़ा इसको भी समझ लो। फूड चेन तो आपने देख ली, अब फूड वेब क्या होती है? तो देखो, फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस के अंदर मिल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। ठीक है। इट शोज द मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। और किसी भी इकोसिस्टम के अंदर विभिन्न प्रकार से जो भोजन है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, उसको हमारी फूड वेब ही दिखाती है। फूड वेब्स प्रोवाइड द ग्रेटर स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम। और ये फूड वेब ही होती है जो इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को बनाए रखने का काम करती है। अब इस फूड वेब को भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो फूड चेन में तो आपने इस सिस्टम को देख लिया था, जहाँ पर क्या हो रहा था? एक दिशा में ही क्या हो रहा था? आपका एनर्जी फ्लो हो रहा था। लेकिन फूड वेब में क्या होगा? आप जब देखोगे, तो जैसे ये माउस है, ठीक है? अब ये घास है, इस घास को ग्रासहोपर भी खाएगा, और इस घास इसको माउस भी खाएगा, और इसको रैबिट भी खाएगा। अब रैबिट को देखोगे तो रैबिट को आप फॉक्स भी खा सकती है। रैबिट को देखोगे तो रैबिट को ये हॉक भी खा सकता है। ठीक इसी तरीके से चूहे को आप देखोगे तो चूहे को ये फॉक्स भी खा सकती है। चूहे को ये आउल भी खा सकता है। फ्रॉग को ये आउल भी खा सकता है, ये स्नोक भी खा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कोई भी किसी को भी खा पा रहा है, कोई भी किसी को भी खा सकता है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल फूड चेन्स देखोगे। ये फूड चेन में तो केवल एक दिशा में एक जीव को एक जीव ही खा रहा था। लेकिन फूड वेब के अंदर बहुत सारी फूड चेन शामिल हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। और ये जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? पारिस्थितिकी उत्क्रमण क्या होता है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिंग ओवर टाइम। तो प्रजातियों में जब लंबे समय के बाद में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होने लगता है, उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है। इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्राथमिक या द्वितीयक हो सकता है। सक्सेशन लीड्स टू ए स्टेबल इकोसिस्टम। और ये जो सक्सेशन होता है, ये जो चेंज होता है, ये जो पारिस्थितिकी उत्क्रमण होता है, वही इकोसिस्टम को स्टेबल यानी स्थिर बनाए रखने का काम करता है। फिर आ गया नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अलग-अलग प्रकार के इकोसिस्टम कौन से हैं उनको बताइए। तो हमें सबको पता है, जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट का अलग एक इकोसिस्टम होता है, पानी का यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम अलग होता है। ईच हैज़ यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर किसी के अंदर आपको यूनिक प्लांट मिलेंगे और यूनिक जानवर मिलेंगे। यानी ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में और जल में अलग-अलग प्रकार के प्लांट मिलेंगे, और अलग-अलग प्रकार के ही आपको एनिमल मिलेंगे। दीज़ इकोसिस्टम परफॉर्म द इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस। और ये सारे इकोसिस्टम जो होते हैं पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3। अब इसमें से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? द नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर एंड आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। तो हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए और हमारे जीवन के विकास के लिए जो प्रकृति से हमें
प्राप्त होने वाले तत्व हैं जो हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है, उन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो प्रकृति हमें कुछ संसाधन अवेलेबल कराती है जो हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए और जीवन के विकास के लिए बेहद ही आवश्यक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके अंदर चाहे हवा की बात कर लो, चाहे पानी की बात कर लो, चाहे मिट्टी की बात कर लो, चाहे खनिज संपदा की बात कर लो, चाहे पेड़-पौधों की बात कर लो और चाहे जानवरों की बात कर लो। ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही हैं। दीज़ रिसोर्सेज सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेली ह्यूमन नीड्स। हमारी आर्थिक विकास को, आर्थिक वृद्धि को और हमारी डेली आवश्यकताओं को पूरा करने में ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है? व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? अब देखो प्राकृतिक संसाधन रिन्यूएबल भी होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरल इन अ शॉर्ट पीरियड। तो रिन्यूएबल जो नवीकरणीय संसाधन है उनको कहा जाता है जो एक छोटे समय बाद वापस धरती में बन जाते हैं, ठीक है? जो एक छोटे समय बाद ही पुनः धरती में उत्पन्न हो जाते हैं उन्हीं को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। दे आर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इस प्रकार से ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, सतत भी होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है ना? सोलर एनर्जी को आप कितना भी यूज़ कर लो अगले दिन फिर सोलर एनर्जी आपको मिलेगी। विंड एनर्जी है, वो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण है कि वापस आपको विंड एनर्जी मिल जाएगी। जंगल है, वो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वापस बनने में टाइम नहीं लगाती है, उनको ही हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़? अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड क्विकली। देखो ये केवल सीमित मात्रा में ही हमारे लिए अवेलेबल होते हैं और इनको आसानी से नहीं जनरेट किया जा सकता। अब इनकी बात कर लो तो इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला है, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे नेचुरल गैसेस है। तो इन सभी को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इन्हीं को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। है व्हाट आर लैंड रिसोर्सेज? ये लैंड रिसोर्सेज या भूमि संसाधन क्या होते हैं? तो लैंड रिसोर्सेज इंक्लूड सोइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, एग्रीकल्चर लैंड एंड सेटलमेंट्स। तो लैंड रिसोर्सेज में किनको शामिल किया जाता है? हमारी जमीन, भूमि जो हो गई, फॉरेस्ट जंगल जो हो गए, मिनरल्स यानी हमारी खनिज संपदा जो हो गई, हमारी कृषि क्षेत्र हो गया और हमारी आवासीय व्यवस्था जो हो गई, वो सभी लैंड रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड होती है। दे सपोर्ट फार्मिंग, इंडस्ट्री, हैबिटेशन और इससे हम कृषि कर सकते हैं इस लैंड के ऊपर। इसी लैंड पर हम उद्योग धंधे अपने स्थापित करते हैं और इसी लैंड पर हम अपने आवासीय व्यवस्था को करते हैं। इम्प्रॉपर यूज लीड्स टू द लैंड डिग्रेडेशन और अगर इस लैंड रिसोर्स का हम सही यूज नहीं करेंगे, गलत उपयोग करेंगे, तो इससे भूमि का क्षरण होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? ये लैंड डिग्रेडेशन या भूमि क्षरण होता क्या है? तो लैंड डिग्रेडेशन इज द डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। जब आपकी जमीन की क्वालिटी और उसकी उत्पादक क्षमता में कमी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन या भूमि क्षरण कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और माइनिंग। अब ये भूमि क्षरण होता क्यों है, इसकी गुणवत्ता में कमी क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हमने वनों की कटाई कर दी, वो इसलिए होती है क्योंकि हमने अतिचारण यानी जो ग्रेजिंग थी उसको बढ़ा दिया, माइनिंग यानी खनन में हमने अभिवृद्धि कर दी, इसके कारण से हमारी लैंड में डिग्रेडेशन होता है। इट रिड्यूसेस एग्रीकल्चर आउटपुट और उसके कारण से हमारी कृषि की जो उत्पादकता है उसके अंदर कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोइल इरोजन? ये मिट्टी का अपरदन क्या होता है? तो सोइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सोइल्स बाय द विंड ऑफ द वाटर। तो धरती की जो ऊपरी सतह होती है, धरती की जो ऊपर की लेयर होती है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर होती है, जब ये टॉप सोइल हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन या भूमि का क्षरण कहते हैं। तो पानी या हवा के माध्यम से भूमि की ऊपरी सतह का हट जाना, भूमि की उपजाऊ सतह का हट जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन कहते हैं। इट रिड्यूसेस द सोइल फर्टिलिटी और इससे क्या होता है, जो भूमि की फर्टिलिटी, जो भूमि की उर्वरता है, वो घट जाती है। सोइल इरोजन लीड्स टू फ्लड्स एंड लो लो क्रॉप यील्ड और भूमि क्षरण होने का परिणाम क्या निकलता है कि बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है और आपकी जो कृषि की उत्पादकता होनी चाहिए, वो पूर्ण उत्पादकता आपके पास नहीं आती है, यानी कृषि कार्य या कृषि उत्पादकता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? ये मरुस्थलीकरण क्या होता है? तो डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट लाइक। तो एक वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से आपकी उपजाऊ जमीन क्या बन जाती है, रेगिस्तान के समान बन जाती है, मरुस्थल के समान बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं।
इट ऑकर्स ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और द क्लाइमेट चेंज। अब ये भूमि मरुस्थलीकरण भूमि का क्यों होता है? हमने वनों की कटाई करी थी, तो ये भी मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। ओवरग्रेजिंग यानी अतिचारण, यानी जानवरों कोई जरूरत से ज्यादा चराई करवा देना, वो भी अति इसका डिजर्टिफिकेशन का कारण है। और जलवायु का परिवर्तन हो जाना, वो भी आपके डिजर्टिफिकेशन का कारण है। इट रिड्यूसेस लैंड प्रोडक्टिविटी, और जब भी ये डिजर्टिफिकेशन होगा, इससे आपकी भूमि की जो उत्पादक क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? ये डिफॉरेस्टेशन या वनों की कटाई क्या होती है? तो डिफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। जब वनों को बहुत बड़ी मात्रा में काट दिया जाता है, वनों की बहुत बड़ी मात्रा में कटाई हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट इज डन फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन। और वनों की कटाई हम क्यों करते हैं? कृषि कार्य के लिए, माइनिंग यानी खनन कार्य के लिए, या फिर शहरीकरण के लिए हम वनों की कटाई करते हैं। इट इज कॉज्ड एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। और जब भी डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उसके कारण से क्या होता है? पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं, उनके बारे में बताइए। तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सोइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी यानी आपकी जो जैव विविधता होती है ना, वो नष्ट हो जाती है। और दूसरा, सोइल इरोजन जो होता है आपका, वो इसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, भूमि का क्षरण बन जाता है, क्योंकि जो वन रहते हैं वो मिट्टी को एक स्थान पर जकड़े रखते हैं, मिट्टी को एक स्थान पर रोके रखते हैं। लेकिन वनों के नष्ट हो जाने से एक तो भूमि क्षरण हो जाता है, और आपकी जैव विविधता नष्ट हो जाती है। इट इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। और जैसे ही वनों की कटाई होगी, जैसे ही हरित क्षेत्र आपका कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी। और कार्बन डाई बढ़ते ही हमारे सामने किसकी समस्या पैदा हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो जाती है। इट अफेक्ट्स ट्राइबल लाइफ एंड क्लाइमेट। और ट्राइबल लाइफ, विशेषकर जनजातीय लोग जो वनों में निवास करते हैं, उनके जीवन को इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है। और जो हमारी जलवायु है, वो भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर? वाटर का यानी जल का अतिदोहन क्या होता है? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वाटर मींस द एक्सेसिव यूज ऑफ द सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर। हम भूमिगत जल का या भूमि की सतह पर मौजूद जल का जब जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लेते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन या अतिदोहन कहते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और सबसे ज्यादा बेसिक चीज हमें जल की कहाँ पर जरूरत पड़ती है, या जरूरत से ज्यादा जल का कहाँ उपयोग होता है? एक तो हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर, दूसरा हमारे उद्योगों के अंदर। जब हम जरूरत से ज्यादा जल का उपयोग कर लेते हैं, हमें जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक का उपयोग कर लेते हैं, तो उसी को हम जल का क्या कहते हैं? अति दोहन यानी ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर कहते हैं। इट लीड्स टू वाटर स्कार्सिटी। और अगर ऐसा होता है, या इस प्रकार की प्रक्रिया को यदि लगातार दोहराया जाता है, तो हमें किसका सामना करना पड़ सकता है? जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ड्रॉट? ये अकाल या सूखा क्या होता है? ड्रॉट इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ लो रेनफॉल। यदि लंबे समय तक किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, तो वहां पर क्या स्थिति बन जाती है? ड्रॉट यानी अकाल या सूखे की स्थिति बन जाती है। इट लीड्स टू क्रॉप फेलियर एंड वाटर शॉर्टेज। इससे एक तो आपकी जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है, और दूसरा ही क्या होता है? आपके वाटर यानी पानी की कमी हो जाती है। ड्रॉट कॉजेज माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक लॉस। और अगर सूखा पड़ गया, तो वहां से लोग क्या कर लेते हैं? पलायन कर देते हैं, यानी वो स्थान छोड़ करके लोग दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, और हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स? ये वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स या जल विवाद क्या होते हैं? तो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द वाटर। अब पानी की जो मांग है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और पानी की मांग बढ़ने के साथ में यदि उस पानी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असमान वितरण होता है, तो उसी से जल विवाद का जन्म हो जाता है। दे मे बी इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल। अब ये जल विवाद किसी देश के अंदर राज्यों के मध्य भी हो सकता है, और दो देशों के मध्य यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। दे अफेक्ट द सोशल एंड द पॉलिटिकल रिलेशंस। और आपके सामाजिक और राजनीतिक रिश्तों को ये जल विवाद प्रभावित करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे सतलज रिवर है, अपने पंजाब से निकलती है, तो पंजाब और हरियाणा राज्य जो है, स्टेट जो है, उनके बीच में सतलज रिवर के पानी को लेकर के विवाद चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से कावेरी नदी है, और जिसके जल को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर कॉन्टिन्यूअस विवाद चल रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो इंडस रिवर यानी सिंधु जल नदी है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल नदी के पानी को लेकर के हमेशा से ही विवाद रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, जिसका टाइटल है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ये जैव विविधता क्या होती है? तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ।
आपकी धरती के ऊपर जो जीव जगत के प्राणी हैं, उनके मध्य में कितनी विभिन्नताएँ पाई जाती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। यानी जिन जीवों में जीवन मौजूद है, उन जीवों की वैराइटीज़ कितनी ज़्यादा है, विविधता कितनी ज़्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो आपकी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स डायवर्सिटी विद इन द स्पीशीज़। अब जैव विविधता में किन-किन को शामिल किया जाता है? प्रजातियों के खुद के भीतर में विविधताएँ होती है। बिटवीन स्पीशीज़, प्रजातियों के बीच में, अलग-अलग प्रजातियों के बीच में भी विविधता पाई जाती है। एंड ऑफ इकोसिस्टम, और आपका इकोसिस्टम भी जो होता है, उसमें भी विविधता पाई जाती है। तो ये सारी विविधताएँ, चाहे वो प्रजातियों के बीच की हो, चाहे वो 2 प्रजातियों के बीच की हो, या फिर आपके इकोसिस्टम की विविधता हो, वो सब किसमें शामिल की जाती है? बायोडायवर्सिटी में शामिल की जाती है। बायोडायवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ। जैव विविधता क्यों आवश्यक होता है? अति आवश्यक हो जाती है जैव विविधता इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, यानी पारिस्थितिकी संतुलन के लिए और हमारे जीवन की सुनिश्चितता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता क्या होती है? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द जीन्स विद इन ए स्पीसीज। तो किसी एक प्रजाति के मध्य में जब जीन्स की विविधता आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है। अब ये जैव विविधता क्यों आवश्यक हो जाती है, या जैव विविधता हमारे सॉरी ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों आवश्यक हो जाती है, या हमारी इससे किस तरीके से हेल्प होती है? तो जीवों को एनवायरमेंटल चेंज, यानी परिवर्तित होते हुए वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का होना आवश्यक होता है। हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीजेज द सर्वाइवल चांसेस। और जिस स्पीसीज के अंदर हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, उनके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीसीज डाइवर्सिटीज। ये प्रजातियों की विविधता क्या होती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ द स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया। तो किसी एक निश्चित स्थान पर विभिन्न प्रजातियों की जो संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी मेक्स द इकोसिस्टम मोर स्टेबल। और जितनी ज्यादा क्या होगी? प्रजातियों की विभिन्नता होगी, जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, उतना ही ज्यादा आपका इकोसिस्टम, आपका पारितंत्र वो स्थिर होगा, स्थायी होगा। इट रिफ्लेक्ट्स द इकोसिस्टम हेल्थ। और एक अच्छे इकोसिस्टम के लिए इस प्रकार की स्पीशीज डाइवर्सिटी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है? तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम्स इन ए रीजन। किसी क्षेत्र के अंदर जब इकोसिस्टम के अंदर विविधता पाई जाती है, जब पारितंत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। इसमें फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वेटलैंड, इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो ये क्या हुआ? फॉरेस्ट का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट का अपना एक अलग इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड का अलग हो गया, और वेटलैंड का अलग हो गया। तो दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स जिनको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इट सपोर्ट्स द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। और अलग-अलग जीवन के स्तर को, या अलग-अलग जीवन को सपोर्ट करने के लिए इस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया कौन से हैं? तो बायोजियोग्राफिकल जोन्स आर द रीजन्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसे क्षेत्र जिनको उनकी जलवायु और जैव विविधता के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, उन्हीं को हम बायोजियोग्राफिकल जोन्स कहते हैं। यानी जैव भौगोलिक क्षेत्र जलवायु और जैव विविधता के आधार पर वर्गीकृत क्षेत्र होते हैं। तो जलवायु की विविधता और जैव विविधता के आधार पर जिन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है, उन्हीं को हम बायोजियोग्राफिकल जोन्स कहते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज 10 सच जोन्स। भारत के अंदर ऐसे 10 जोन हैं। दीज जोन्स आर एक्सप्लेन इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी। और 10 जोन अपने आप में इंडिया में होना ये बताता है कि भारत की बायोडाइवर्सिटी, भारत की जैव विविधता बहुत ही रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन्स विद हाई स्पीशीज रिचनेस एंड अंडर सीवियर थ्रेट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वहाँ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें हाई स्पीशीज, यानी प्रजातियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो प्रजातियां बहुत खतरे में या गंभीर खतरे के अंदर होती है। तो ऐसे हॉटस्पॉट्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। दे हैव मैनी एंडेमिक डिजीज। और ऐसे क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रजातियां आपको नजर आएगी जो एंडेमिक डिजीज होगी, यानी खतरे के निशान पर होगी। एंड कंजर्वेशन ऑफ हॉटस्पॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ऐसे हॉटस्पॉट का संरक्षण बेहद ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। भारत को
एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन क्यों कहते हैं? तो इंडिया सपोर्ट्स अबाउट 8% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। पूरे विश्व के अंदर जितनी जैव विविधता है ना, उसका 8% हिस्सा तो केवल और केवल भारत के अंदर ही है। इट हैज़ डाइवर्स क्लाइमेट्स एंड इकोसिस्टम, और भारत में पाए जाने वाले उस 8 हिस्सों के अंदर या 8% हिस्से में आपको अलग-अलग जलवायु और अलग-अलग इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। इसीलिए इंडिया इज़ कॉल्ड ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। इसीलिए भारत को एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? ये स्थानिक प्रजातियां क्या होती है? द एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन। किसी एक विशेष क्षेत्र पे ही जो प्रजातियां पाई जाती है उनको हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। वो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती, केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही पाई जाती है। देयर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए उनका संरक्षण बेहद ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज? ये एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी होती है? तो एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो ऐसी कुछ प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है, जिनके ऊपर विलुप्त होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। देयर पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड रैपिडली, और ऐसी प्रजातियों की संख्या लगातार नीचे गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। कंजर्वेशन मेजर्स आर अर्जेंटली नीडेड, इसीलिए ऐसी प्रजातियों के लिए संरक्षण के उपायों को तुरंत ही लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के प्रमुख खतरे क्या-क्या हैं? तो मेजर थ्रेट्स इंक्लूड द हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन एंड पोचिंग। जब जब हमारे जंगलों में रहने वाले जानवरों का नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म हो जाता है, वनों की कटाई हो जाती है, और कृषि में हम ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन का उपयोग करते हैं, तो उसी से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को खतरा पहुँचता है। पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आल्सो इफेक्टिव बायोडाइवर्सिटी, और हमारी जैव विविधता को प्रदूषण और जलवायु में होने वाला परिवर्तन भी प्रभावित करते हैं। दीज थ्रेट्स रिड्यूस द स्पीशीज सर्वाइवल, और ये खतरे जो हैं प्रजातियों के जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज इन साइटू कंजर्वेशन? ये इन साइटू कंजर्वेशन क्या होता है? तो इन साइटू कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो किसी जाति को, किसी प्रजाति को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही सुरक्षित रखने के उपाय जब किए जाते हैं तो उसको हम इन साइटू कंजर्वेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो किसी प्रजाति को जब हम संरक्षित रखने के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उपाय करते हैं, यानी उसके प्राकृतिक आवास में ही जब हम किसी प्रजाति को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं तो उसको हम इन साइटू कंजर्वेशन कहते हैं। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एग्जांपल, और इसके बहुत बेहतरीन एग्जांपल हैं हमारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इट हेल्प्स टू मेंटेन इकोसिस्टम, ऐसा करने से हमारे पारितंत्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्स साइटू कंजर्वेशन? ठीक है, व्हाट इज एक्स साइटू कंजर्वेशन? ये एक्स साइटू कंजर्वेशन क्या होता है? The excited conservation means conserving species outside their natural habitat। जब हम किसी प्रजाति को, जब हम किसी स्पेसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट की बजाय कहाँ पर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं? मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम आवास में रख करके उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स साइटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो जब हम किसी प्रजाति को उसके नेचुरल आवास में कंजर्व ना करके मानव द्वारा निर्मित किसी कृत्रिम आवासीय व्यवस्था में कंजर्व करते हैं, संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम एक्साइटिव कंजर्वेशन कहते हैं। जूस एंड बॉटनिकल गार्डन्स आर द एग्जांपल, और आपके चिड़ियाघर और आपके बॉटनिकल गार्डन इसके एग्जांपल है। इट हेल्प्स टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज, और इससे हमें मदद मिलती है कि हम जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको खतरे से बचा सके। नेक्स्ट है, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट? ये जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक क्यों हो जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्या होता है? हमें पारितंत्र को बनाए रखने में या परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। अगर हम जैव विविधता को बनाए रखते हैं या जैव विविधता को संरक्षित करते हैं तो इससे हमें न केवल आर्थिक बल्कि हमें इकोलॉजिकल यानी पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। कंजर्वेशन एंश्योर द सर्वाइवल फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जैव विविधता को बचाना, जैव विविधता को बनाए रखना इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन का अस्तित्व भी बना रहेगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर यूनिट में से जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। तो पहला लॉन्ग आंसर टाइप जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट
एनवायरमेंटल स्टडीज डिस्क्राइब व्हाई एनवायरमेंटल स्टडीज इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। पर्यावरण का अध्ययन का क्षेत्र, उसका महत्व क्या है और मानव जीवन के लिए इस पर्यावरण की आवश्यकता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्कस द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज की बहुविषयक प्रकृति की व्याख्या कीजिए और ये बताइए कि एनवायरमेंटल स्टडीज किस तरीके से साइंस, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी यानी समाज से संबंध रखती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ द कॉमन पीपल कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एक व्यक्ति की पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण के संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है और किस तरीके से आप पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। इन सभी के आंसर उस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। एक डिटेल्ड नोट्स की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी गई है आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट नोट्स आपके एनवायरमेंटल स्टडीज के दिए हुए हैं। वहां से आप इन क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड यूनिट में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं। डिफाइन इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इकोसिस्टम को बताइए, पारितंत्र की परिभाषा दीजिए और उसका संरचना क्या है और उस इकोसिस्टम के कार्य क्या होते हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताइए और उनकी इंपॉर्टेंस बताइए, किस तरीके से वो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विद एग्जांपल। अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम को उदाहरण देकर के समझाइए, जिसमें आपका फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का, डेजर्ट का और एक्वेटिक इकोसिस्टम शामिल होते हैं। तो ये कुछ हमने सेकंड यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिनकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थर्ड यूनिट में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट में से जो पहला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लगता है वो है डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द नीड फॉर कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज। भैया ये नेचुरल रिसोर्सेज का महत्व क्या है और ये कितनी प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, और ये भी बताइए कि नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित रखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफोरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, डिस्कस देयर कॉज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर। ये डिफोरेस्टेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन ये भूमि का क्षरण क्या होता है, मरुस्थलीकरण क्या होता है, इनके कारण, इनके प्रभाव और किस तरीके से इनको नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन फ्लड, ड्रॉट, वाटर कंजर्वेशन। वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन क्या है, जल से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है और किस तरीके से बाढ़, ड्रॉट और पानी का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये सेकंड थर्ड यूनिट में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके जवाब आपको किसमें मिल जाएंगे, अपनी जो डिटेल्ड नोट्स की पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल से अपनी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 4 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स लेवल्स, डिस्क्राइब जेनेटिक स्पेसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैव विविधता की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है जैव विविधता के खतरों का वर्णन कीजिए तथा इसके संरक्षण के उपाय बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई इज इंडिया कॉल्ड मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत को मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन क्यों कहते हैं। एक्सप्लेन द बायोग्राफिकल जोन, बायोजियोग्राफिकल जोन्स, हॉटस्पॉट एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र, हॉटस्पॉट और स्थानिक प्रजातियों की व्याख्या कीजिए। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हमारी फोर्थ यूनिट में से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गए होंगे। डिटेल्ड नोट्स की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, और ये क्वेश्चंस और आंसर्स की सीरीज की जो पीडीएफ है ये भी आपके चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो वहाँ चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और आने वाले पेपर में आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द एग्जाम, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। टेक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।